हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 6 के अंतर्गत ब्रिटिश मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के महत्व और उसकी शक्तियों एवं कार्यों को विस्तारपूर्वक देखेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कार्यपालिका के दो प्रधान हो रहे हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो उसी तरह ब्रिटेन में औपचारिक प्रधान के अंतर्गत सम्राट को रखा गया है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान के अंतर्गत हम मंत्रिमंडल को पाते हैं। तो सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है। तो यहाँ ब्रिटेन में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान यानी सम्राट के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं करता है। तो यानी वास्तविक रूप से फिर देख रहे हैं कि सत्ता का प्रयोग क्या हो रहा है, औपचारिक प्रधान यानी सम्राट नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि औपचारिक प्रधान के नाम से सत्ता का प्रयोग जरूर होता है, मगर उसका प्रयोग वो नहीं करता है, सम्राट नहीं करता है, वरन वास्तविक प्रधान करता है यानी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ सत्ता का प्रयोग वास्तविक प्रधान यानी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने उसके कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है, जिसमें रैमजे म्योर के अनुसार कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है, अर्थात कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का परिचालक यानी कि चालक माना गया है। सर जॉन मेरियट का कहना है कि कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण शासन चक्र घूमता है। तो इसके अनुसार कैबिनेट को भी एक मुख्य धुरी माना गया है, मुख्य केंद्र माना गया है, जिसके अनुसार क्या हो रहा है, संपूर्ण जो प्रशासन व्यवस्था है उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहा है। दूसरा मंत्रिमंडल का गठन। तो मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री के नियुक्ति से आरंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है। मतलब कि अगर कहने भर की बातें हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जा रहा है, सम्राट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सामान्यता होता क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन में जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें बहुमत दल के नेता को सुव्यवस्थित परंपरा के आधार पर क्या हो रहा है, सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं वास्तविक रूप से चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा ही हो रहा है। तो उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को सम्राट प्रधानमंत्री पद के ग्रहण के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि सम्राट का अपना कोई विवेक और इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। तो उसी प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्रियों के परामर्श के आधार पर की जाती है। यहाँ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सम्राट द्वारा हो रही है, परंतु किसके, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर। मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अर्थात परंपरा के अनुसार जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना यहाँ अनिवार्य माना गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य नहीं है, वो उसे केवल 6 माह की अवधि के लिए ही मंत्री बनाया जा सकता है। इसी बीच या तो उसको अगर सदस्य रहना है तो लॉर्ड की उपाधि देकर के लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है, या फिर उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीत करके उसको आना होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्यों को क्या हुआ है, संसद का सदस्य अनिवार्य होना बताया गया है। फिर देखते हैं मंत्रिमंडल की संख्या निश्चित करना, विभागों का वितरण प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री की ही मुख्य भूमिका होती है। और अगर मंत्रिमंडल में के अंतर्गत अगर किसी राज्य राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है
तो क्या हो रहा है, संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की जा सकती है, उसका गठन किया जा सकता है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी क्या हो रहा है, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। आगे देखते हैं मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति। सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से ही मंत्रिमंडल क्या हो रहा है, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है, जो कि मंत्रिमंडल पद्धति का सिद्धांत बन गया है। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। शासन अधिवेशन होने पर सप्ताह में 2 बार बैठकें होती है और जब अधिवेशन ना चल रहा हो तो एक ही बैठकें होती है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार बैठकें बुला सकता है। संसदीय कार्यक्रमों पर, राष्ट्र नीतियों पर वो विचार कर सकता है बैठकों में। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी क्या हो रहा है, अस्थायी और अस्थायी समितियों का भी निर्माण हो रहा है, जो मंत्रिमंडल के क्या हो रहा है, सहायता के लिए होता है, जिसे हम मंत्रिमंडल सचिवालय कह सकते हैं। तो ये थे मंत्रिमंडल के कार्य पद्धति। मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिमंडल के कार्यों एवं शक्तियों का आधार वैधानिक नहीं है, वरन परंपरागत है। वैधानिक स्थिति का क्या मतलब हो जा रहा है यहाँ पर, कि मंत्रिमंडल सम्राट की परामर्शदाती है। तो मगर हम देखा जाए तो वैधानिक, इससे क्या बोला है, आधार वैधानिक नहीं है, तो इसे वैधानिक नहीं मान रहा है कि मंत्रिमंडल सम्राट की परामर्शदात्री है। किंतु क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, सम्राट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ भी मंत्रिमंडल की शक्तियों को महत्व दिया जा रहा है सम्राट की अपेक्षा। तो इसी के अंतर्गत हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि मंत्रिमंडलों की जो कार्यपालिका के क्षेत्र में है वो क्या हो रहा है, अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, इन्हें शक्तियाँ दी गई है। तो इस प्रकार हम पहला देखते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य, जिसमें राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में जो प्रशासन में विभिन्न विभाग है और उसमें और तथा विदेशी क्षेत्र, जो कि बाहरी क्षेत्र बोल सकते हैं, विदेश नीति कह सकते हैं, तो वो दूसरों के देशों के साथ जो संबंध किस प्रकार होना चाहिए, उस नीति पर ये क्या होता है, बात करते हैं, उस नीति पर ये लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की इन्हीं नीतियों के आधार पर क्या हो रहा है, प्रशासन व्यवस्था चलती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो रहते हैं उसके सदस्य विभिन्न विभाग के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य क्या हो रहा है, किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष है। तो इस प्रकार समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है, मंत्रिमंडल के द्वारा हो रहा है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। तो हम जान रहे हैं कि प्रशासनिक विभागों का विभाजन यहाँ पर कर दिया गया है मंत्रिमंडल के कार्यपालिका में, और इन्हीं विभागों के जब विभाजन हो जाते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है कि सरकार की आंगिक एकता पाई जा रही है, यानी कि इसके विभाग अलग अलग है, फिर भी क्या हो रहा है, जो सरकार है वो बना हुआ है, उसमें एकता बनी हुई है। तो सुशासन के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय या संतुलन होना काफ़ी जरूरी है। तो इस प्रकार हम कार्यपालिका संबंधी कार्यों में मंत्रिमंडल के शक्तियों को देख पाते हैं। दूसरा है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्थापन संबंधी कार्य जिससे हम स्पष्ट हो रहा है, ये विधायिका संबंधी यानी कानून निर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। तो वर्तमान समय में मंत्रिमंडल केवल प्रशासनिक कार्य नहीं करता है, बल्कि वो निर्माण यानी कि कानून के क्षेत्र में, नीति निर्माण, विधि निर्माण के क्षेत्र में भी वो नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। तो शासन की सर्वोच्च नीति व जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके क्रियान्वयन करने के लिए जो आवश्यक कानून होता है उसका निर्माण, विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, अंतिम स्वीकृति देना, बहुमत पास करना,
ये सब किसका कार्य होता है? मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं व्यवस्थापन संबंधी कार्य में क्या हो रहा है, कार्य मंत्रिमंडल के कार्यों को। तीसरा है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय लेखा जोखा आय व्यय का जो निर्धारण होता है, यानी हम कह सकते हैं बजट का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा हो रहा है? संसद द्वारा स्वीकृत करना आदि मंत्रिमंडल का ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल बजट का निर्माण और वित्त मंत्री द्वारा क्या हो रहा है, इसकी देखरेख करना, और बजट के मूल प्रस्ताव का उसका आधार किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जा रहे हैं। या किसी भी कर अनुदान की मांग में जो कटौती है वो मंत्रिमंडल की सहमति के आधार पर ही हो सकती है। तो इस प्रकार हम वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल के कार्यों को देख पाते हैं। फोर्थ है अन्य कार्य। राजा द्वारा क्षमा विशेषाधिकार उपाधियों का वितरण महत्वपूर्ण नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श द्वारा ही होती है। अर्थात राजा अगर जिसको भी क्षमा जो विशेषाधिकार सम्राट को प्राप्त है, उसमें भी वो मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर करता है, परामर्श के आधार पर करता है। जो भी उपाधियों का वितरण होता है या महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्तियां संबंधी सब में भी क्या हो रहा है? मंत्रिमंडलों के परामर्श के आधार पर ही सम्राट करता है। तो इस प्रकार हम देख लिए हैं कि क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल के जो कार्य है उसके जो महत्व है वो काफ़ी व्यापक है। तो इन सभी कार्यों के आधार पर हम वैधानिक दृष्टि से कह सकते हैं कि राजतंत्र की प्रक्रिया में सम्राट की शक्ति कम होती गई है और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ क्या हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद।